नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और हर बार की तरह हम इस बार भी पीएससी का संभावित मॉडल आंसर आपके साथ और उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। जो आज एग्जाम हुआ है पीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री का, तो इसमें जो मैथ्स और रीजनिंग के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनकी संख्या 150 में से 65 क्वेश्चन थी। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था। ये ऐसा लगा ही नहीं कि पीएससी ने एग्जाम कंडक्ट कराया है, क्योंकि इतने क्लास 2 की पोस्ट के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन साथ में कम्युनिकेशन स्किल अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे और उनका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। जो आज का पहला क्वेश्चन है एप्टीट्यूड टेस्ट में, देखिएगा ये सेट नंबर ए है। तो जब भी जैसे ही आप इसको टैली करेंगे तो चेक कीजिएगा ये सेट नंबर ए है। 51st क्वेश्चन है, वो क्या कहता है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन के बाद एक, दो व 3 क्रमांकित 3 धारणाएं दी गई हैं। तो ये किससे रिलेटेड है? अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट और अजम्पशन दिया गया है। कथन क्या कहता है? कंपनी ने अनिश्चित वित्तीय स्थिति से निपटने के लिए अपने सभी उत्पादों की कीमत को बढ़ाने का फैसला किया है। देखिए, अनिश्चित वित्तीय स्थिति आन पड़ी कंपनी पे, तो उसने क्या किया, अपने जो प्रोडक्ट हैं उनकी कीमतों को बढ़ाने का फैसला किया है। तो इस स्टेटमेंट को पढ़ने से आप में क्या धारणाएं बनती हैं उसको यहां पे दिया गया है, और आपको यह देखना है कि यह स्टेटमेंट से कौन सी एजम्पशन सही हो रही है। पहला, कंपनी इस निर्णय से पहले के पूरे घाटे को खत्म करने में सक्षम हो जाएगी। सर ये नहीं बता सकते, क्योंकि यहां पे ऐसा दिया भी नहीं गया कि पहले कुछ घाटा था। अनिश्चित वित्तीय स्थिति है, फाइनेंशियल प्रिकैरियस फाइनेंशियल पोजीशन जो है, अनिश्चित वित्तीय स्थिति आन पड़ी है, तो घाटा पहले है ये नहीं पता हमको। दूसरी बात, इससे घाटे को पार कर ही लेगी, घाटा खत्म कर ही लेगी, ये भी नहीं बता सकते। तो ये ऑप्शन पहला धारणा गलत हो गई। दूसरी, खरीदारी बढ़ोतरी के बाद भी उसके उत्पाद खरीदना जारी रख सकते हैं खरीदार। बिल्कुल, उसने ये कंपनी जब भी कोई डिसीजन लेती है तो ये सब चीजों को पहले से वो प्रोसेस कर लेती है कि कहीं मार्केट में हम दूसरे कंपटीशन से अपनी वैल्यू को ज्यादा तो नहीं रख रहे, अपनी प्राइस को। तो बिल्कुल ये सही है। तीसरा क्या है, कंपनी के पास कुछ और महीनों तक उत्पाद जारी रखने के लिए पर्याप्त संसाधन है। ये अभी हम नहीं कह सकते, ये धारणा नहीं बन रही। तो आंसर इसमें क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसको चेक करेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा 52, मनगढ़ंत रूप में सामने आने वाले अखबारों के लाखों की संख्या में वृद्धि इस तर्क को मजबूत करती है कि प्रकाशक सच्चाई छापने की तुलना में प्रसार बढ़ाने में अधिक रुचि रखता है। जैसे कि आपको पता है मसाला खबरें ज्यादा होती हैं आजकल रियल खबर की जगह, तो वही वो कह रहा है कि मनगढ़ंत रूप से वृद्धि इसलिए हो रही है क्योंकि सच्चाई छुपाने की जगह जो प्रसार है बढ़ाने में उसका वो अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो ये कहता है कि छोटे जो प्रकाशन भी है ना, जहां से जो मैगजीन या फिर अखबार प्रकाशित किए जाते हैं, उनमें भी इस धोखाधड़ी से बचने के लिए जांच कर्मचारी होते हैं कि फैक्ट चेक कर लो कि ये सही है कि नहीं खबर। तो इसमें धारणाएं हैं। अखबारों में मनगढ़ंत कहानियों का उजागर होना एक हालिया धारणा है। नहीं, ये हालिया है ऐसा लिखा है क्या कहीं कि एकदम अचानक से अब यही हो रहा है? ऐसा नहीं, उसमें वृद्धि हुई है। मतलब पहले भी ऐसी मनगढ़ंत कहानियां होती थीं, लेकिन अब क्या है, सच्चाई को ज्यादा छुपा रहा है, जिसके कारण वृद्धि होने लग गई। और इसमें प्रचार प्रसार के लिए जो ऐसा तरीके अपना रहे हैं, तो ये सही नहीं है।
अखबार में छपा हर विवरण तथ्यात्मक रूप से सत्यापन योग्य होना चाहिए। बिल्कुल, आपको इसके लिए एक फैक्ट चेक टीम रखनी चाहिए कि इसको फैक्ट चेक करो, ये सही है कि नहीं खबर तथ्यात्मक रूप से, तो ये सही होना चाहिए, अच्छी सही चीज है। बड़े प्रकाशनों की तुलना में छोटे प्रकाशनों के लिए तथ्य जांच अधिक व्यापक होना चाहिए। नहीं, ये ऐसा नहीं कहा, उसने कहा है छोटे प्रकाशक भी ना यहां तक रखने लग गए हैं, लेकिन बड़े प्रकाशक नहीं कर रहे। समाचार पत्रों के प्रकाशन ही वे लोग होते हैं जो यह तय करते हैं कि अपने समाचार पत्रों में क्या छापना है। बिल्कुल, जो प्रकाशक हैं वो क्या चाह रहे हैं कि भाई हमारी जो नंबर है अखबार का, प्रिंटिंग का, वो बढ़ जाए, तो ये भी सही हो सकता है। इसमें देखते हैं क्या क्या निहित है, लेकिन 2 और 4 कहीं नहीं आ रहा, तो सबसे सही क्या है? ऑप्शन नंबर 2, धारणा 2, और ये कहां दिया है? बी में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिता की आयु उसके दोनों पुत्रों की आयु के योग से दुगनी है। 2 पुत्र हैं और उनके, ये मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, इनके आयु की दुगनी कौन है? पिता की आयु है, फादर्स एज है। चलिए, 20 वर्ष पश्चात उसकी आयु अपने पुत्रों की आयु के योग के बराबर हो जाती है। 20 वर्ष पश्चात तो पिता 20 साल बड़ा होगा और प्रत्येक पुत्र भी 20 साल बड़ा होगा। पुत्र की आयु है 1, पहले वाले की, दूसरे वाले पुत्र की आयु ये थी, और 20 साल ये बड़ा हुआ, 20 साल ये बड़ा हुआ, तो दोनों मिलाकर कितना ऐड करना पड़ेगा? दोनों में 40। तो उन दोनों की आयु का योग जो है पिता की 20 साल की आयु के बराबर है। तो पिता की आयु क्या निकल गई? पहला पुत्र प्लस दूसरा पुत्र प्लस 40 में 20 चला गया, 20। तो ये देखिए पिता की आयु क्या आ गई? इतनी। अब पिता की आयु कितना निकाले हैं हम यहां से? 21 प्लस 2 दूसरा पुत्र, इसको यहां पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 1 पहला पुत्र प्लस दूसरा पुत्र प्लस 20। ये देखिए, ये इधर आया, ये इधर आया, तो पहले पुत्र और दूसरे पुत्र की आयु कितनी आ गई? 20 साल आ गई। तो इन दोनों की आयु का योग कितना आया? 20। तो पिता की आयु क्या निकल जाएगी? 20 दूना 40 वर्ष इसका राइट आंसर है। पिता की वर्तमान आयु कितनी निकल जाएगी? 40 साल। एकदम एज से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। चलो, ये फिर आ गया इंटरपर्सनल स्किल पे क्वेश्चन है, अंतर्वैयक्तिक पारस्परिक कौशल पे। देखिए क्या कहता है ये सर, ये कह रहा है अंतर्वैयक्तिक पारस्परिक कौशल में सामाजिक संपर्कों के दौरान या सामाजिक संवादात्मक संदर्भ में स्वयं की और दूसरों की भावनाओं, प्रेरणाओं और व्यवहारों को क्या करना, खाली स्थान करना और प्रबंधित करने की क्षमता शामिल है। जब भी अंतर्वैयक्तिक होगी ना, एक दूसरे से इंटरपर्सनल होगा, तो आलोचना आप नहीं करेंगे, एक दूसरे से पढ़ना भी सही नहीं है, देखना भी नहीं, क्या आएगा? फील करना, महसूस करना इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए भाई चेक करेंगे इसका। चलिए नेक्स्ट, आर और एन के पास कुछ टॉफियां हैं। किसके किसके पास? आर के पास और एन के पास ये टॉफी है, ठीक है। जब आर एन को 30 टॉफी दे देता है, आर 30 दे दिया तो इसके पास 30 कम हो गया और इसके पास 30 आ गया, तो कितनी टॉफियां आ गई? देखो, आर के पास हो गया आर माइनस 30 और एन के पास हो गया एन प्लस 30, क्योंकि ये अपना 30 इसको दे दिया। तब एन के पास आर से 2 गुनी टॉफियां हो जाती हैं, इसके पास दुगनी है, दोनों को बराबर करना है तो 2 का गुणा करना पड़ेगा। इसके पास दुगनी है तो इधर 2 का गुणा कर दो, बराबर हो जाएगा। 2r माइनस 60 इज इक्वल टू n प्लस 30।
2r की वैल्यू क्या आई, ये इधर जाएगा -n इज इक्वल टू 90। आगे पढ़ते हैं। परंतु जब n अपनी टॉफियों में से 10 टॉफियां r को दे देती है, ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या है, जब n अपनी टॉफियों में से 10 टॉफी r को देती है। अब n अगर 10 दे रही है तो 10 इसके पास हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो क्या आएगा, इसके पास हो गया r+10 और इसके पास हो गया n-10। अब कहता है तब r के पास n से 3 गुना टॉफियां हो जाती हैं, इससे 3 गुना इसके पास हो गई। यदि दोनों को बराबर करें तो 3 का गुणा इधर करेंगे, 3n -30 r+10, दोनों को एक तरफ ट्रांसफर करो, r-3n इज इक्वल टू -40 हो जाएगा। अब देखो, एक इस इक्वेशन ये आया, एक ये आया, दोनों में ना r के कॉफिशिएंट को हम सेम कर लेते हैं, तो 2 से गुणा करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या होगा भाई, सर 2r, दोनों को सेम करना है, यहां 2r है तो यहां भी 2r कर लेते हैं, कॉफिशिएंट सेम। 2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, 2r -3 2 6n इज इक्वल टू 42 80, लेकिन कौन सा, माइनस का। अब दोनों को कैंसिल कर देते हैं, माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 6n में -n चला गया, 5n इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 8 दूनी 16 और 1 17। n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 तिया 15, 5 चौक 20, n की वैल्यू 34। r और n की वैल्यू पूछा है, n की 34 आ गई, तो दूसरे में 34 कहां है, यहीं पे है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा फिर ये कथन और कार्यवाही से रिलेटेड क्वेश्चन है, चलिए पढ़िएगा इसको। क्या कहता है, अधिकांश विकास योजनाएं कागजों में ही विकसित होती हैं। ये क्या है, कथन है, क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, कार्यवाही क्या होगी इससे रिलेटेड, इस कथन से रिलेटेड। क्या कह रहा है, जो भी विकास योजना है ना सिर्फ पेपर पे होता है, वो उसका आपको मूल ग्राउंड पे कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है, कार्यवाही क्या है। प्रभारियों को क्षेत्र कार्य का नियमित रूप से निरीक्षण करने का निर्देश देना चाहिए, बिल्कुल, कि विकास योजनाएं लागान्वित हो रही हैं कि नहीं, इसके लिए आपको नियमित निरीक्षण करना चाहिए। बिल्कुल सही कार्यवाही है। ऐसे विभागों को कागज की आपूर्ति में कटौती की जानी चाहिए। कागज की आपूर्ति में कटौती कर लोगे तो क्या विकास योजनाएं कार्यान्वित हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं। कागज में नहीं रहेगा, फिर नेट में रहेगा, ऑनलाइन का जमाना है भाई, तो बिल्कुल नहीं, ये सही नहीं है। कौन सी कार्यवाही, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ओनली ऑप्शन 1 फॉलो। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारस्परिक संपर्क का कौशल नहीं है? इंटरपर्सनल रिलेशन इंटरेक्शन का कौशल नहीं है, कौन सा है ऐसा? तो सहानुभूति, एम्पैथी, सिंपैथी बिल्कुल होना चाहिए। शिष्टाचार बिल्कुल सही है। सकारात्मक सोच ये भी सही है। प्रशासनिक शक्ति ना पारस्परिक संपर्क में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ये आपका कौन सा आ गया? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ये जो है इंटरपर्सनल में नहीं आएगा, इंटरपर्सनल रिलेशन इंटरेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब देखिए, मैथ्स के लाइन्स एंड एंगल से 2 क्वेश्चन आए हैं, बहुत इजी हैं। चलिए देखिएगा, L and M are 2 lines, L, M and are parallel to each other and P and Q are parallel to each other। P Q पर समानांतर है और L M समानांतर है, ठीक है। L M P Q हो गया। हम जानते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल से ये जितना है उतना ये, तो Y की वैल्यू तो 70 आ गई। अब देखो सर, अल्टरनेट अपोजिट एंगल से ये दोनों सेम होंगे तो x की वैल्यू भी 70। अल्टरनेट अपोजिट से z भी
y के बराबर होगा तो ये भी 70, मतलब तीनों वैल्यू कितनी आ गई 70 70 70। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट, ये देखो सिंपल सा एलसीएम एलसीएम पे बेस्ड क्वेश्चन है। एलसीएम का कंसेप्ट लगेगा। क्या कहता है, 4 विभिन्न घंटियां प्रत्येक 30 मिनट में, 1 घंटे में, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट, और 1 घंटा 45, 60 और 45 105 मिनट। सबका क्या लेना है, एलसीएम। डिवाइड करो, किससे डिवाइड होगा, 15 दूना 30, 15 चौक 60, 15 पंचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, फिर 2 से कट जाएगा। 2 2 जा 1, 2 2 जा 4, 2 3 जा 7, कितना आया 7 या 21 दूना 42 दूना 84 गुणित 15, 15 तिया 45, 15 चौक 60 और 15 अट्ठे 120 और 6 126। ये क्या है, मिनट। अब आप बताओ 12 बजे बज रही है, इतने मिनट बाद फिर बजेगी, तो कितने घंटे बाद, 60 से डिवाइड कर लो, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 21 घंटे बाद। 12 में 21 जोड़ दो, कितना आ रहा है, 2 और 1 3। अच्छा ये 12 को आप ले लो 0 0, तो 21 बजे, 21 बजे मतलब 9 बजे, 9 AM, क्योंकि दोपहर को है ना, दोपहर से 12 घंटे करेंगे तो रात के 12 बजे, फिर 6 घंटे जोड़ दिया तो रात के शाम को 6 बजे। देखो सुबह के 6 बजे, 6 बज गए, कितना 18 घंटा हो गया, अभी 3 घंटा और जोड़ना है, 6 3 9, 9 AM इसका राइट आंसर है। प्रातः 9 बजे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है भाई। चलिए 21 घंटे जोड़ना है 12 में, सिर्फ यही जोड़ना है। ऐसा कर लो 24 घंटे जोड़ लो तो दोपहर का 12 बजे, 3 घटा दो, 3 घटाया तो सुबह के 9 बजे, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। कहता है 2PQ प्लस PQ1 बराबर यह है, तो P और Q की मान क्या है। देखो किसमें 1 जोड़ोगे तो 8 आएगा, 7 में। किसमें 1 जोड़ोगे तो 8 आएगा, 7 में। तो Q की वैल्यू तो 7 है, एक ही ऑप्शन में है 7। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट, फिर से कम्युनिकेशन स्किल का क्वेश्चन आ गया। चलिए देखिएगा क्या है। कौन सा पारस्परिक कौशल के साथ घनिष्ठ मित्रता बनाए रखने में सहायक है। चीजें उधार लीजिए, लेना बिल्कुल नहीं। चीजें उधार लेंगे तो अगला आदमी गायब हो जाएगा, अगर उधार लिया उसने तो ये घनिष्ठ मित्रता बनाने के लिए तो है ही नहीं, आपको पता है। शक्ति की जरूरत, नीड ऑफ पावर, बिल्कुल नहीं, जरूरत है नहीं। पार्टी में खुश रहना, सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, जरूरत के समय मदद के लिए स्वेच्छा से आगे आना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए कोडिंग, डिकोडिंग और एनालॉजी का मिश्रण है। लेटर कोडिंग एनालॉजी का क्वेश्चन है, कैसे आएगा। इजोटी आप जानते हैं 5, क्या क्या है, 5 10 15 20। आप देखो ई का अपोजिट लिखा है, EV जंगल क्वीन, OLTG GT, तो सब लेटर का अपोजिट लेटर लिखा है तो यहां भी अपोजिट होगा। B का अपोजिट Y, G का अपोजिट T, L का O, Q का J, YTOJ इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नीचे देखिए। अच्छा भाई ये आ गए, सिलॉक से एक क्वेश्चन पूछा गया है, चलो देखना। कुछ फल फूल हैं, कुछ फल, कुछ कहा है, कुछ फल फूल हैं। चलो कोई फूल नाव नहीं है, फूल और नाव नहीं मिलेंगे, नाव, ये फल फूल। चलो आगे, सभी नाव नदियां हैं, जितनी नाव हैं वो नदी है। अब देख लो, कुछ फल नदियां हैं, फल नदी है क्या, नहीं, फल और नदी तो अलग अलग हैं। ऑप्शन ये निष्कर्ष एक गलत है। कुछ नदियां नाव है, नदी नाव है, सभी नाव नदी है तो कुछ नदी नाव होंगे ही होंगे, ये सही है।
कुछ नदियां फल हैं, नदी फल नहीं है भाई, कुछ फूल फल हैं, कुछ फूल फल हैं, ये वाले फूल फल हैं, ये सही है। 2 और 4 राइट आंसर है, 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आ गया वेन डायग्राम से क्वेश्चन। क्या कह रहा है, निम्न आकृति में कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं को निरूपित करता है जो गायक नहीं है। भारतीय नेता, ये पूरे के पूरे भारतीय नेता हो गए, लेकिन वो कह रहा है इसमें से गायक मत लो, गायक मत लो, मतलब भारतीय नेता और गायक नहीं लिए तो ये वाला क्षेत्र आया। देखो गायक नहीं लेना है, भारतीय और नेता लेना है, तो क्या आ गया 2 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड पेयर अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से भिन्न युग्म का चयन कीजिए। आप देखिए A1 होता है K11, कितने का डिफरेंस है दोनों में, दोनों में डिफरेंस है 10 का। C3 13, डिफरेंस 10 का। 5 16, डिफरेंस कितना 11 का। DN 4 14, डिफरेंस कितने का 10 का। सब में 10 का डिफरेंस है, लेकिन एक ही पेयर ऐसा है जिसमें 11 का डिफरेंस है। ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स। एंगल एक्स का वैल्यू निकालना है, ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। हम क्या जानते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। हमने देखा ये कितना है 90 हो गया, तो इन दोनों का सम कितना निकलेगा। सर टोटल कितना होना चाहिए, टोटल 360 होना चाहिए, 360। अब देखा ये 90 हो गया, कितना और जोड़ें कि सर टोटल ना 270 हो जाए। क्यों, क्योंकि तीनों को यदि ऐड करो 135 प्लस 45 प्लस 45 प्लस x इज इक्वल टू 360। देखो 45 45 90, 90 घटाया 270 और ये 35 उधर चला गया 135, कितना आया 135। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आप एक समयबद्ध परियोजना पर काम कर रहे हैं। परियोजना की पुनरीक्षण बैठक के दौरान आप पाते हैं कि आपके समूह के सदस्यों की ओर से सहयोग में कमी के कारण परियोजना विलंबित हो सकती है। आप क्या करेंगे, असहयोग की कारणों का जांच पड़ताल करेंगे। ठीक है, जांच पड़ताल करेंगे, लेकिन जांच पड़ताल करने से आपको तो पता है कि उस सदस्य जो सहयोग नहीं कर रहे, और आपको समयबद्ध परियोजना में, समयबद्ध परियोजना है मतलब उसको टाइम लिमिट में, ड्यूरेशन में कंप्लीट करना ही है, तो सिर्फ जांच पड़ताल करके क्या कर लोगे, आपको पता है वो सहयोग नहीं कर रहे। आप क्या करेंगे, उनको चेतावनी देंगे भाई, क्योंकि पहली वार्निंग देनी चाहिए ना, तो आप उनको क्या करेंगे, चेतावनी देंगे। उसको प्रतिस्थापित करने की मांग करेंगे नहीं, बिल्कुल पहला ये स्टेप हो ही नहीं सकता। आप उनको क्या करेंगे, टाइम समयबद्ध में तरीके से उसको कंप्लीट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, और साथ में उन्हें चेतावनी देंगे कि यदि नहीं आपने सहयोग किया तो आपको प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो आपके लिए सबसे पहला यही स्टेप होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा ही मुझे सबसे अच्छी लगती है। ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा सबसे अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि जहां आप अर्धरात्रि में भी, रात के अंधेरे में भी, एकदम मिडिल नाइट में आप क्या कर रहे हो, अपना नाइट सूट पहनकर शॉपिंग कर सकते हो। रात को भी कोई दिक्कत की बात नहीं, आप जाओगे बाहर, इसका मतलब यह है कि आपको नाइट सूट में नहीं जा सकते। आपको थोड़ा ऐसा परिवेश रखना पड़ेगा अपना कि आप बाहर जा रहे हो शॉपिंग करने, तो थोड़ा सा ठीक ठाक लगो। तो वो कह रहा है कि रात में शॉपिंग नहीं कर सकते रात को।
आपको लाइन में लगने या शॉप असिस्टेंट का सामान खरीदारी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। कुछ जगह ऐसा शॉप असिस्टेंट होते हैं जैसे मॉल में, तो उनके वो लाइन में लग रहे हैं और आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आप ऑनलाइन कर रहे हो। यह खुदरा स्टोर में जाने की अपेक्षा बहुत अच्छा है। रिटेल स्टोर में जाने से बहुत अच्छा है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लो। ठीक है, दी गई सूचना से निम्नलिखित में से कौन सा अनुमान लगाया जा सकता है? यह वह अनुमान है जो सीधे तौर पर नहीं बताया गया लेकिन दी गई जानकारी से अनुमान लगाया जा सकता है। चलिए, कोई भी व्यक्ति केवल रात्रि में ही ऑनलाइन खरीदारी कर सकता है, ऐसा कहां लिखा है? वो ये कह रही है कि रात्रि में भी कर सकते हैं, तो ये तो सही होगा नहीं। जो लोग कंप्यूटर का उपयोग करने में सहज नहीं है वे कभी भी ऑनलाइन खरीदारी का अनुभव नहीं ले सकते। बिल्कुल नहीं, जरूरी थोड़ी ना कि कंप्यूटर से ही करो, मोबाइल से भी कर सकते हो आप, और ऐसा लिखा भी नहीं है। आगे, सभी खुदरा स्टोर प्रत्येक ग्राहक को शॉपिंग के लिए असिस्टेंट प्रदान करते हैं, ऐसा भी नहीं लिखा कि सभी स्टोर करते हैं। इससे और देख लेते हैं क्योंकि आपको बेस्ट आंसर ढूंढना है। जिस उपभोक्ता का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है उसने खुदरा स्टोर के साथ साथ ऑनलाइन खरीदारी भी की है। कैसे पता चला ये? क्योंकि ऑनलाइन कर रही है तभी तो कह रही है कि रात को भी कर लो नाइट सूट में। और दूसरा, खुदरा में भी की है। कैसे पता चला ये? क्योंकि वो कह रही है लंबी लाइन में लगना पड़ता है, असिस्टेंट को देखो भाई जाओ हमारे लिए शॉपिंग करो, तो ये सब आपको करना पड़ता है। उसने ये महसूस किया है, तो खुदरा स्टोर के साथ साथ ऑनलाइन शॉपिंग भी करी है वो। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका? डी राइट आंसर है। चलो, एडजेसेंट एंगल निकालना है, आसन्न कोण निकालना है। आसन्न कोण कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा 180 में से 55 घटा दिया तो कितना आया? 180 माइनस 55, ऑप्शन नंबर बी। कितना आया? 125। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। वर्तमान आयु का 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। ठीक है, 5 साल पहले ना व्यक्ति और उसके सन का गुणनफल उस व्यक्ति के आयु का 4 गुना था, लेकिन वर्तमान में कितना है? 45। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो ये बताओ, आप देख लो वर्तमान किसका 45 है? 30 15 45, 32 13 45, 34 11 45, 36 9 45। सभी का योग तो 45 है, यहां से आप नहीं निकाल सकते आंसर। तो अब देखते हैं, हम एक एक ऑप्शन पकड़ते हैं। ये वर्तमान है तो 5 साल पहले ये 25 का रहा होगा और ये रहा होगा 10 का। गुणा करो, क्या उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना है? 25 चौक 100, ये तो हो गया 250। बिल्कुल नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। अगला, 32 में 5 घटाया 27 गुणित 5 घटाया, क्योंकि 5 साल पहले की आयु का गुणनफल 8 ये क्या 27 गुणित 4 है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। 34 में 5 घटाया 29 गुणित 5 घटाया 6 5 11, क्या उसकी आयु का 4 गुना है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, आंसर नहीं हो सकता। मतलब एक ही आंसर है, इसको चेक मत करो, देख लो 3 आंसर नहीं है तो चौथा ही आंसर है, चेक कर लो। 5 घटाया 31 गुणित 5 घटाया 4, वही तो कह रहा है उस व्यक्ति की आयु 5 साल पहले का 4 गुना ही है। ठीक है, यही आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या करना है? ऑड वन आउट। अच्छा, इसमें देखना है कि कौन सा जो इसी नंबर को फॉलो कर रहा है। तो चलो देखते हैं, हम ना छोटे से बड़े को कंपेयर करते हैं। ये 5 है, 5 दूना 10 माइनस 1, 5 एक कम 5, ये आंसर नहीं हो सकता। 3 दूना 6 माइनस 1, 5 दूना 10 माइनस 1 नहीं हो सकता। 4 दूना 8 माइनस 1 नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, चलो चेक कर लो। 5 दूना 10 माइनस 1 और 9 निया 81 स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 निया 81 माइनस 1। यहां देखो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर है। 3 दूना 6 माइनस 1 5 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1।
चलिए नेक्स्ट। अब देखिए इसमें क्या निकालना है, वर्गों की संख्या निकालनी है। सबसे इजी क्वेश्चन ये देखिए, हम जानते हैं इसमें कितने वर्ग होते हैं। इस एक चित्र में होते हैं 5। ऐसे कितने चित्र हैं देखिए, एक अंदर दिख रहा है, 1 2 और ये बड़ा वाला 3, तो 5 तिया 15 तो आपको दिख गए, 15 दिख गए वर्ग। ये टेढ़ा वाला जो है 16 और ये 17, इससे ज़्यादा नंबर तो दिया ही नहीं गया। सभी ऑप्शन इससे छोटे हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट। ए सी के पिता है, डी बी का बेटा है। ए सी के पिता हैं, ये सी है, इसके पिता ए हैं आगे, और डी बी का बेटा है, डी बी नहीं है इसको छोड़ देते हैं अभी। ई ए का भाई है, ए का भाई ई है, भाई है ये, ठीक है। यदि सी डी की बहन है, सी बहन है किसकी, डी की, ठीक है। तो बी ई से किस प्रकार संबंधित है, बी कहाँ है, डी बी का बेटा है, डी बेटा है बी का। चलो अब देखो क्या कह रहा है, बी ई से किस प्रकार संबंधित है, बी ई की कौन है, ई के भाई की पत्नी, क्या हो जाएगी, भाभी। ऑप्शन नंबर कौन सा आया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट। मैदान में एक स्तंभ ऊर्ध्वाधर सीधा खड़ा है, सीधा खड़ा है। इस स्तंभ के पाद से जो बेस पॉइंट है इससे 15 मीटर दूर एक बिंदु पर स्तंभ के सर्वोच्च ऊंचाई का उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये कितना है, 60 डिग्री कह रहा है। तो स्तंभ की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। हम क्या जानते हैं, मान लिया ये x है, 1060, क्योंकि ये अपॉन ये x बाय 15 मीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 1060। ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। 1060 की वैल्यू √3, x इज इक्वल टू 15 मीटर इधर आ जाएगा, 15√3 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी है भाई राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सबको चैप्टर के एकदम इजी क्वेश्चन दिए हैं। चलिए अब देखिए, याद रखिएगा, ये एक क्वेश्चन है जिस पर आप दावा आपत्ति कर सकते हैं भाई, दावा आपत्ति कर सकते हैं। आंसर इंग्लिश में आंट आ रहा है, अभी हम पहले बनाते हैं फिर समझेंगे कि क्यों दावा आपत्ति करने के लिए कह रहे हैं। ए बी व सी बहनें हैं, ए बी व सी बहन है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। डी ई का भाई है, डी भाई है किसका, ई का, ठीक है। और ई बी की बेटी है, ई ना बेटी है किसकी, बी की। और बी ए और सी बहन है, मतलब ये तीनों बहन हैं, मतलब किसी की पुत्रियां होंगी। अब देखना ध्यान से, तो ए का डी से संबंध, डी से संबंध ए का, ए डी का संबंध, ए का संबंध, ए का संबंध डी से, डी से, डी की कौन है, तो डी की मम्मी की बहन, मम्मी की बहन, मैटरनल आंट, आंट दिया है बिल्कुल, मैटरनल आंट नहीं दिया, आंट दिया है, आप ये लगा सकते हो। लेकिन हिंदी में क्या हो जाता है, मम्मी की बहन मौसी होती है, मौसी, चाची नहीं। लेकिन ट्रांसलेट क्या किया, अब क्यों आप जानते हो, आंट, आंट या आंटी मतलब चाची, तो उसने इंग्लिश से ट्रांसलेट किया है और आंट का मतलब क्या ले लिया, चाची। लेकिन समझना, ये आंट कौन सी है, मैटरनल आंट। मैटरनल आंट मतलब क्या है सर, मौसी। तो अब देखिए, जब आप देखेंगे अपने क्वेश्चन पेपर में, ये देखिए ये आपका क्वेश्चन पेपर है, तो जो ये लास्ट पॉइंट 7th पॉइंट दिया है ना, इसमें डायरेक्ट लिखा है कि प्रश्नों के हिंदी एवं अंग्रेजी प्रारूप में किसी तरह की मुद्रण त्रुटि
वर्तनी संबंधी त्रुटि, ये वर्तनी संबंधी त्रुटि है, अथवा अन्य कोई त्रुटि होने पर विवाद की स्थिति में हिंदी भाषा को आधार माना जाएगा और हिंदी में तो गलत लिखा है। तो जिन बच्चों का क्वेश्चन गलत है वो बच्चे क्या कर सकते हैं, इस पर दावा आपत्ति कर सकते हैं, क्योंकि चाची नहीं क्या होना चाहिए, आप सबको पता है, मौसी होनी चाहिए। ए मौसी है, मम्मी की बहन मौसी होगी, ना कि चाची होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो आप इसमें दावा आपत्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट, एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 15 इज 120, इसको बताने की भी जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 20वीं सदी में कितने दिन हैं? हम जानते हैं 20वीं सदी स्टार्ट हो जाती है 1901 से और जाती है 2000 तक। कितने साल हुए टोटल? टोटल हो गए 100 साल। कितने साल? 100 साल। ये बताओ 100 साल, एक साल में 365 दिन, तो 100 साल में कम से कम कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए। लेकिन 100 साल में लीप ईयर भी होना है, उसको ऐड करना पड़ेगा लीप ईयर को। तो 100 साल में कितने लीप ईयर? 25 लीप ईयर। और 25 लीप ईयर में हर लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा, तो 25 लीप ईयर में 25 दिन एक्स्ट्रा, तो 36,500 प्लस 25 कितना आया? 36,525। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चेक करेंगे भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यह बात तो क्लियर है, 100 साल में इतने दिन हो ही नहीं सकते। एक दिन में, एक साल में 365, तो इतने तो हो ही नहीं सकते। 365 गुणित 100 कम से कम इतने होने चाहिए। लेकिन लीप ईयर की काउंटिंग कहां गई? सर 25 लीप ईयर होते हैं वो तो, और 25 लीप ईयर मतलब हर एक साल में एक लीप ईयर, तो 25 और जोड़ना था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए, अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी व्यवहार वर्तनी का मूल विधि है? संप्रेषण या संचार, कम्युनिकेशन इसका राइट आंसर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये देखिए, इससे सिंपल नहीं हो सकता। एक कपड़े की लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 100 सेंटीमीटर है। ये सेंटीमीटर, ये मीटर में दिया है, तो मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल निकालना है 100 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 2 के आगे 4 जीरो, अच्छा ये 5 जीरो हो गया, 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी 20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है भाई, ध्यान से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 2000 में 50,000 रुपए वेतन में कार्य शुरू करता है। अब देखना, 2000 में 50,000 रुपए, ये रुपए हैं, सन है, मतलब पहले साल कितनी है इसकी वैल्यू? पहले साल 50,000। अब कहता है 2000 की वार्षिक वेतन वृद्धि भी होती है, मतलब हर साल 2000 रुपए बढ़ेंगे। तो 2001 में कितना हो जाएगा? 2000 बढ़ जाएगा तो 52 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो मतलब कितना कितना बढ़ रहा है? 2000 बढ़ रहा है। पहले साल कुछ बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा। लेकिन अगले साल 2000 बढ़ा, दूसरे साल, पहले साल कुछ भी नहीं बढ़ा, दूसरे साल 2000, तीसरे साल मतलब 2002 में फिर 2000, तो ऐसा करते करते 70,000 उसको जाना है, तो 10 बार नहीं बढ़ेगा। देखो 2000 बढ़ रहा है, 20,000 बढ़ना है, तो कितना साल? 20 साल लगना चाहिए, 10 साल लगना चाहिए। 10 गुणित 2000, लेकिन मतलब 2010 में उसकी सैलरी हो जाएगी 70,000। आप कहेंगे ठीक है सर, तो ये कौन सा साल हुआ? पहला 2001 दूसरा साल है, 2002 तीसरा, तो 2010 कौन सा साल होगा? 11वां। याद रखिएगा 10वां नहीं होगा, क्योंकि पहला साल ही कौन सा है? 2000 है।
जहां पे उसको नौकरी मिली है, 2000 में कार्य करना शुरू कर रहा है, पहला साल वही है, उसकी सैलरी दूसरे साल मतलब अगले साल में बढ़ेगी, सन है 2001, तो कितने वर्ष हो जाएंगे, 11वें वर्ष में बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रीजनिंग का, ऑर्डर रैंकिंग का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ही ना मैथ्स और रीजनिंग में थोड़े अच्छे हैं, बाकी सब बहुत इजी हैं। चलो देखो, 3 व्यक्ति ए, बी व सी कतार में खड़े हैं। ए व बी के बीच 5 व्यक्ति हैं। ए और बी के बीच में 5 हैं, 1 2 3 4 5, ये बी है, 1 2 3 4 5 लोग हैं। बी और सी के बीच 8 हैं, तो बी और सी के बीच 8 है, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि सी इधर लो, हो सकता है सी इधर लो, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, सी के आगे 3 व्यक्ति हैं, ए के पीछे 21 हैं, ए के पीछे 21 हैं, तो कतार में कम से कम इधर लोगे सी को तो ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा, कम से कम बोला है तो इधर लेना पड़ेगा। और बी और सी के बीच में कितने हैं, 8, तो यहां कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो सी, और सी के आगे 3 हैं और ए के पीछे 21, ए के पीछे 21 मतलब यहां से पूरे 21 लोग हैं, लास्ट तक ले लो, और सी के आगे 3 हैं, तो देखो ए के इधर 21 हैं, 21 खुद हो गया 22वां, 23 24 25 26 27 और 28 लोग हैं, कम से कम 28 लोग उस कतार में खड़े हैं। ध्यान से दीजिए। चलिए नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर बड़े दर्पण में देखने पर समान दिखाई देते हैं? कैपिटल लेटर को देखना है, तो देखो क्या क्या देख सकते हो आप। ए, सर ए तो वैसे ही दिखेगा मिरर इमेज, मिरर इमेज कैसी होती है, ऐसी, तो ए भी ऐसा ही दिखेगा। बी ऐसा ही दिखेगा क्या, नहीं, बी ऐसा दिखेगा। तो कौन कौन सेम दिखेंगे कह रहा है, सर ए दिखेगा, बी नहीं दिखेगा, सी नहीं दिखेगा, डी नहीं दिखेगा। क्यों, डी ऐसा दिखेगा भाई। ई नहीं दिखेगा, एफ नहीं दिखेगा, जी नहीं दिखेगा, एच दिखेगा सेम टू सेम, आई दिखेगा, जे नहीं दिखेगा, के नहीं दिखेगा, एल नहीं दिखेगा, जे एच आई जे के, एल एम दिखेगा सेम टू सेम, देख लो। एन नहीं दिखेगा, एन क्यों नहीं दिखेगा सर, क्योंकि एन ऐसा दिखेगा, एन ऐसा दिखेगा, एन नहीं दिखेगा। एन ओ दिखेगा, पी नहीं दिखेगा, क्यू नहीं दिखेगा, आर नहीं दिखेगा, एस नहीं दिखेगा, टी ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये सभी दिखेंगे, जेड नहीं दिखेगा। तो कौन कौन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो एनालॉजी का क्वेश्चन है, सादृश्यता का। इसकी वैल्यू होती है 13 और इसकी 11। 13 का स्क्वायर किया है, 11 का स्क्वायर किया है, तो 10 जे की वैल्यू, इसकी 8, 10 का स्क्वायर 100 और 8 का स्क्वायर 64। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, एक वर्गाकार घास की मैदान की भुजा 15 मीटर है, इसके एक कोने में स्थित खूंटी से एक घोड़ा बंधा है 5 मीटर रस्सी पर, यह है 15 मीटर का। लेकिन यहाँ पे एक कोने में घोड़ा है जिसकी रस्सी है 5 मीटर की, तो घोड़े द्वारा घास चर सकने वाले वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। अब आप बताओ, ये आर है 5 सेंटीमीटर है ना, 5 मीटर है, ये बताना। ये एरिया ऑफ सेक्टर नहीं है, तो कितना निकल आएगा 90, ये 90 डिग्री वर्ग है, तो 90 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 9 चौक 36, 1/4। पाई की वैल्यू कहा है, आप लीजिए 3.14 और आर की वैल्यू हो जाएगी 25। क्यों, 5 का स्क्वायर 25।
अच्छा, पॉइंट यदि हटा दिया है तो नीचे 100 हो जाएंगे। 25 चौक 100, 16 से डिवाइड किया 314 को, 16 एकम 16 बचा 15, 16 निया 44, 144, 10 बच गया, 100 हो गया। 16 पंचे 80, 16 छंग 96, 19.6 लगभग 25 एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है भाई। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था। 360 क्यों किया है? क्योंकि सर्कल में टोटल 360 और इसमें से 90 डिग्री ले रहे हो ना आप, तो 90/360 आएगा। और पाई आर स्क्वायर तो ये सर्कुलर पाथ का एरिया होता है, सर्कल का एरिया होता है। चलिए, संप्रेषण की प्रक्रिया में पहला चरण क्या है? कम्युनिकेशन के स्टेप में पहला क्या स्टेप है? मतलब जब भी प्रोसेस हो रहा है कम्युनिकेशन का, क्या है सबसे पहला इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट क्या है? अरे भाई, मैसेज है। जिसको आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो वही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो संदेश जो है, मैसेज जो है, वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, किसका? कम्युनिकेशन का पार्ट है। अच्छा, इसकी माध्यिका क्या होगी? इसको अरेंज करेंगे, बनाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चेक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, अब हमने कहा है ना, इस क्वेश्चन में भी आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा बस। ए बी की बहन है, पर इसमें चांस कम है, पर जो 75 नंबर का कहा उसमें तो 100% होना ही है। बस आपको करने की जरूरत है। आगे देखो, ए बी की बहन है। ए बहन है किसकी? बी की। देखते हैं। सी बी की माता है, बी की माता सी है। चलो, माता है, पिता के बारे में नहीं पता, लेकिन माता है बी सी। डी सी का पिता है, सी का पिता डी है, डी पिता है। ई डी की माता है, डी की माता ई है, ई माता जी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखना, तो ए किससे? डी से कैसे संबंधित है? डी से ई ए कैसे संबंधित है? तो बेटी की बेटी क्या होनी चाहिए? पोती। इसका राइट आंसर है पोती, राइट आंसर है। ग्रैंड डॉटर, एक मिनट देखिए, डी सी का पिता है। अच्छा, पिता है, ठीक है, इसमें कोई दावा आपत्ति नहीं है भाई, सब एकदम क्लियर है, एकदम सही है। ग्रैंड डॉटर ही इसका आंसर आना चाहिए। लेकिन पिछला क्वेश्चन हमने बताया 75 सेट ए का आप डाल सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम ये सही क्वेश्चन है, इसे मत डालिएगा, ये ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित में से छायांकित भाग और अछायांकित भाग का कितना प्रतिशत है? देखो सर, ये टोटल को 4 भाग में डिवाइड किया है, तो ये कितना परसेंट होगा? ये 25% होगा और ये 75% होगा। खत्म बात। क्यों? 1/4 है ये, और ये कितना है? 3/4। 1/4 की वैल्यू 25% और ये कितनी? 75%। ऑप्शन नंबर ए। बताओ, सिर्फ देखा और मार्क किया। इसको देखो, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। चतुर्भुज का एक क्वेश्चन पहले कर लिया, ये क्वेश्चन है चतुर्भुज से एक और, यहां पे चित्र नहीं दिया। हम जानते हैं चतुर्भुज का कोण का अनुपात इतना है। टोटल कितना डिग्री होता है? 360। 4 3 7 2 9 और 1 10। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी? 360। 1 यूनिट की वैल्यू 36। तो 36 एकम 36, 36 दूना 72, 36 तिया कितना हो जाएगा? 108 और 36 चौक 144। चलो, कितना आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं भाई। ये देखो, एक हवाई अड्डे से एक विमान 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से उत्तर दिशा में जा रहा है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, और इधर से 1200 में दौड़ रहा है कोई। अब ये बताओ, 1.5 घंटे के पश्चात दोनों के बीच की मध्य की दूरी क्या होगी? 1.5 घंटे में ना ये चला जाएगा 1000, 1 घंटे में तो आधा घंटा में 500,
तो 1500 किलोमीटर चला जाएगा। इस तरफ ये जाएगा 1200 1 घंटे में, तो 600 आधे घंटे में, तो 1800। आपको क्या निकालना है? ये निकालना है, ये 90 डिग्री। 1500 और 1800 का पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। 15 का स्क्वायर 225, 4 जीरो, 18 का स्क्वायर 324, 4 जीरो, आंसर आया 4 जीरो, और 5 4 9, 2 2 4, 3 2 5, और अंडर रूट भी करना पड़ेगा क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो। तो देखो ये 4 जीरो का 2 जीरो तो आ ही गया। 9 है क्या यहाँ पे? 9 छक्का 54 और 9 एकम 9। अब देखो 9 का अंडर रूट 3, तो 300 अंडर रूट 61 राइट आंसर है। 300 अंडर रूट 61 अपना सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट देखो, देखा नहीं कि मार्क किया, यहाँ पे देखो एक ये है, ये एक गोला आया, गोला के अंदर ये इधर आ गया गोला, ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। नीचे कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है भाई। चलो नेक्स्ट। अच्छा, कथन और तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या जंगली जानवरों को पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए? हाँ, शिकारी बहुत पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि शिकारी बहुत पैसा कमा रहे हैं तो इसलिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देना चाहिए, कह रहा है। मतलब शिकारी पैसा ही कमा रहे हैं इसीलिए लगाना चाहिए, नहीं तो नहीं लगाते ना हम। शिकारी पैसा कमा रहे हैं ना, इसीलिए हमको प्रतिबंध लगाना है जंगल पे जानवरों को पकड़ने में। यदि शिकारी नहीं कमाएंगे ना तो हम नहीं लगाएंगे। मतलब आप मार लो बस, बेचो नहीं उसको, तो हम नहीं लगाएंगे। सही है क्या? बिल्कुल नहीं। मारना ही, बेचना बुरी बात नहीं है। बेचना जो है उस पर प्रतिबंध तो है ही, लेकिन मारने पर भी है। तो ये क्या है? फॉलो नहीं कर रहा। नहीं, शिकार और फंसाने पर प्रतिबंध प्रभावी नहीं है। नो, बैन ऑन हंटिंग एंड ट्रैपिंग आर नॉट इफेक्टिव। हंटिंग और ट्रैपिंग पे जो बैन है वो इफेक्टिव नहीं है, इसलिए नहीं भी लगाएं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। दोनों फॉलो नहीं कर रहा, दोनों प्रबल नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो सकता है। बड़े ध्यान से पढ़ना, इसको एकदम ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। शिकारी बहुत पैसा कमा रहे हैं इसीलिए लगाना है क्या? नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। शिकारी नहीं भी कमाए, मार के अपने घर में सजा लिया तो चल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये वाला गलत होगा जी, ये तो गलत है, ये सबको समझ में आ रहा है। ये क्यों गलत है? सिर्फ पैसा कमा रहे हैं इसलिए प्रतिबंध लगा रहे हैं क्या? नहीं, लगा तो रहे हैं, हाँ ना से मतलब नहीं है। ये जो तर्क है ये स्ट्रांग होना चाहिए, और ये स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग नहीं है। चलिए नेक्स्ट, आपको एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि एक बड़ा महानगर भी है के उप राज्यपाल के पद पर पदोन्नत किया जा रहा है। निम्नलिखित विकल्पों में से आप किसे सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे, कह रहा है। कौन सा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहेगी आपकी? ये है। तो देखो, कानून और व्यवस्था, महिला सुरक्षा, शहरी नियोजन, पारिस्थितिकी और जैव विविधता, प्रदूषण। सबसे पहले क्या रहेगी? कानून व्यवस्था। यदि कानून व्यवस्था सुधर गई तो ये सब अपने आप पटरी पर आ जाएंगी। आप इन पर जितना भी काम कर लो, कानून व्यवस्था यदि लचर है तो इन पे इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? कानून व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट, एक दवाई का कैप्सूल का आकार बेलनाकार है। बेलना आकार कैप्सूल है जहां पर 2 अर्धगोले चिपके हुए हैं, कह रहा है। यहां पर अर्धगोला चिपका है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और कैप्सूल का व्यास जो है वो कितना है? 5 मिलीमीटर है। तो पाई ये लेने पर आपको निकालना है, क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। चलो ध्यान से देखना, हम क्या जानते हैं?
अर्धगोला है, इधर भी अर्धगोला है, ये अर्धगोला मिलके गोला बन जाएगा और गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, प्लस हमको बीच में जो सिलेंडर दिया गया है, ध्यान से देखना, इसकी जो क्या बोलते हैं क्षेत्रफल होता है, कौन सा क्षेत्रफल होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो वो कितना होगा 2 पाई आर एच, ये अपन को कर लेना है। तो अब देखो कैप्सूल की पूरी लंबाई कितनी है, 14 मिलीमीटर। कितनी मिलीमीटर है, 14। तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, 14। तो ये देखो सर, जो व्यास है वो 5 मिलीमीटर का है। कितने का है व्यास, 5 का। तो ध्यान देना, व्यास 5 का है तो रेडियस कितना आ जाएगा, 5/2। ये बात क्लियर है सर। 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5 पंचे 25, 2 दूना 4 प्लस 2 पाई 22/7। अच्छा ये कॉमन ले सकते थे अपन। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/2। एच क्या आएगा, ध्यान देना सर, यहां से लेकर इस एंड से इस एंड तक 14 है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 है, जिसमें ये हमको बेलन बस का निकालना है। तो ये तो 5/2, ये 5/2 आर है, ये आर है, 2R मतलब डायमीटर मतलब व्यास मतलब 5। तो 14 में 5 घटाया कितना आ गया, 9। जो कॉमन है ना उसको बाहर निकाल लेते हैं अपन। चलो कॉमन जो है उसको बाहर निकाल लेते हैं यहीं से। ये H 9 आया है, याद रखेंगे। 4 पाई आर, तो 2 पाई आर बाहर निकाल लेते हैं। 2 पाई आर बाहर निकल गया तो बचा कितना, R प्लस आर बाहर निकल गया H। चलो 2 पाई आर, अच्छा ये 2 भी तो बचा है, 2 पाई आर बाहर निकला और ये 2 बचा और ये R बचा और ये H बचा। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, R की जगह 5/2, 2R की जगह क्या हो जाएगा, 2R मतलब 5, H की जगह 9। देखिए 2 से 2 कैंसल, 9 5 14, ये कितना आया 110/7, 7 दूनी 14, 11 दूना 22 मिलीमीटर स्क्वायर आया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है भाई। ये बढ़िया क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एल एम पी एवं क्यू का साइन दिया गया है, ये है, तब कौन सा सत्य है, ये कह रहा है। ये देखो कोई भी दो साइन एक साथ नहीं आ सकते। दूसरी बात z की वैल्यू दी है नहीं, तो ये तो आंसर होगा नहीं। हम यहां से सॉल्व करेंगे। m की जगह क्या रखना है, डिवाइड, अच्छा सॉरी, m की जगह क्या रखना है, गुणा, तो ये गुणा है, गुणा रख लो। q की जगह क्या रखना है, माइनस, और l की जगह रखना है डिवाइड, और p की जगह रखना है प्लस। 13 दूना 26, 2 आ गया। अब देखो यहाँ से 18 पंचे 90, 18 छंग 108, 108 में से 2 गया और ये आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आ रहा। m की जगह रखा गुणा, और ये क्या है 34, l की जगह डिवाइड, 17 दूना 34 हो जाएगा। फिर q की जगह रखेंगे माइनस, l की जगह रखेंगे डिवाइड, ये डिवाइड तो होने से रहा, 8/3 आया, माइनस 11 दूना 22, 22 और 8/3, और 3 दूना 6, 3 दूना 6, और 8 जाएगा, मतलब 58/3। नहीं, ये भी नहीं आ रहा, ये तीनों नहीं आ रहे, मतलब यही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट, संचार नेटवर्क के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। एक सर्कुलर होता है, एक वाई होता है, एक सीरीज में होता है, एक ऑल होता है, और
एक स्क्वायर वाला होता है। टोटल कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं भाई। चलो, मॉडल बनाने वाली मिट्टी के एक 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर के शंकु का निर्माण किया गया है। शंकु का निर्माण शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये किया गया है। एक बालक ने इसको गोले में बदल दिया, मतलब गोला मतलब 4/3 पाई आर क्यूब ये कह रहा है। चलो डालो, पाई से पाई कैंसल, 3 से 3 कैंसल, आर स्क्वायर, आर कितना है 6 छंग 36, एच कितना है 24 इज इक्वल टू 4 इंटू आर क्यूब। 4 पंचे 20, 4 छंग 24 और 36 216 आर क्यूब। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्यूब रूट 6 इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंपनी अपने कामगारों की संख्या में 14:12 की कमी कर रही है। ये नंबर में इतनी की कमी हो रही है और उनके वेतन में 16:18 की वृद्धि हो रही है। वेतन सैलरी, तो ये बताओ टोटल सैलरी कितनी आएगी? एक जन को 16 दे रहे हो तो 14 को गुणा कर लो, 14 गुणित 16 और 12 गुणित 18 अनुपात निकालना है। सर 4 चौक 16, 4 तिया 12, 2 निया 2 दूना 14 दूना 28, 9 तिया 27। क्या हो रही है सैलरी में? अल्टीमेटली कमी हो रही है। 28 से 27, 28 से 27 कमी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है भाई। चलो आगे देखो। स्थिति सरकारी प्राथमिक विद्यालय में नामांकित 25 से 35% छात्र विद्यालय नहीं जाते। सरकारी प्राथमिक विद्यालय में, सरकारी में है और याद रखिएगा, तो 25 से 35% छात्र विद्यालय नहीं जाते। तो आप क्या करेंगे? उनकी अनुपस्थिति के कारणों का पता लगाया जाना चाहिए। पहला, विद्यालय से नाम खारिज करना चाहिए। निर्णय 1 तो सही है। अगर प्राइवेट सरकारी से भी आपने निकाल दिया, बच्चे क्यों नहीं आ रहे स्कूल, ये देखने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है, इसके कारणों का पता लगाने की ज़रूरत है। यदि आपने उनका नाम वहाँ से खारिज कर दिया तो वो सरकारी में भी नहीं पढ़ पा रहे तो कहाँ उनको एडमिशन मिलेगा? किसी स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं रह जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? क्यों बच्चे नहीं आ रहे और इतने सारे बच्चे एक साथ क्यों नहीं आ रहे? मतलब गलती कुछ स्कूल प्रशासन में, स्कूल प्रबंधन में ही होगी। तो आप उसके कारणों का पता लगाएंगे। नेक्स्ट, तो आंसर क्या होगा इसका? निर्णय 1 सही है, केवल निर्णय 1 ही सत्य है। ओनली डिसीजन 1 इज ट्रू। पहला। चलो नेक्स्ट। समिति ने खेल मंत्रालय को 2 खिलाड़ियों से खेल के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार वापस लेने की सलाह दी है। कोई समिति है, वो खेल का सर्वोच्च पुरस्कार वापस लेने की सलाह दे रही है जो कथित तौर पर मैच फिक्सिंग में शामिल थे। ऐसे खिलाड़ी जो मैच फिक्सिंग में शामिल थे। कौन सा कथन समिति द्वारा खेल मंत्रालय के समक्ष रखे गए तर्क को कमजोर करेगा? समिति ने एक अपना पक्ष रखा और वो ये कह रही है कि ये खिलाड़ी मैच फिक्सिंग में 2 अमुक खिलाड़ी हैं, मैच फिक्सिंग में संलिप्त हैं। इस कारण आप उसको सर्वोच्च खिलाड़ियों को दिए जाने वाला सर्वोच्च जो उपहार है, जो पुरस्कार है, उसको आप खारिज कर दीजिए। तो अब वो कहता है कौन सा तर्क इस पक्ष को कमजोर करेगा? पहला, अतीत में अच्छा आचरण और खिलाड़ी के खिलाफ सबूतों की कमी उनके खिलाफ मामलों को कमजोर बनाती है। अब क्योंकि अतीत में अच्छा किए हैं इसलिए अब उनके खिलाफ काम नहीं होना है। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। खेल मंत्रालय ने पहले कभी समिति द्वारा की गई सिफारिशों को अस्वीकार नहीं किया है। अरे भाई, अस्वीकार नहीं किया है यही बोल के आप पक्ष रखवा लोगे अपना?
ये गलत है, ये क्या करेगा, इसको कमजोर करेगा। यहीं तक आंसर है, इसको आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, पढ़ भी लो चाहो तो। खिलाड़ियों से पुरस्कार वापस लेने से अन्य खिलाड़ियों के लिए भविष्य में ऐसे हरकत बचने का एक अच्छा उदाहरण साबित होगा। ये तो सही चीज है, ये फॉलो करेगा तो इसको, ये ऐसा थोड़ी ना कि पक्ष को कमजोर करेगा, कमजोर तो नहीं कर रहा है। आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, हाल के सरकारी निर्देश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बैंक शाखाओं को कंप्यूटरकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सरकार के कथन को कमजोर करेगा? शहरी क्षेत्रों में बैंक शाखाओं के कंप्यूटरीकरण से उनके प्रदर्शन को अधिक कौशल और तेज बनाने में मदद मिली है। तो ये अच्छी चीज़ है, सरकार जब शहरी क्षेत्र में भी मिला है तो ग्रामीण क्षेत्र में भी मिलेगा, क्योंकि आप कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि नहीं भाई शहर में ऐसा हुआ तो गांव में भी इसमें मदद मिलेगी। ये कमज़ोर नहीं कर रहा तर्क को। बैंकों में कुशल और योग्य जनशक्ति की कमी को कंप्यूटर द्वारा उपयुक्त रूप से प्रतिस्थापित किया गया है। भाई योग्य जनशक्ति की कमी है तो कंप्यूटर द्वारा प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो क्यों तर्क को कमज़ोर कर रहा है? नहीं कर रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कंप्यूटरीकृत ब्रांच भी समकक्ष की कंप्यूटरीकृत की तरह कुशल साबित हुई है। भाई जो ना गांव में और कोई शाखा है जो बैंकिंग जैसी प्रणाली पर निर्भर करती है, उसी के समकक्ष है, वो कंप्यूटरीकृत हो गई है, तो ये भी तर्क को कमजोर नहीं कर रहा, कंप्यूटरीकृत करना चाहिए, उसको मजबूत ही कर रहा है। अगला, सरकार ने बैंकों की सभी भर्ती परीक्षाओं में कंप्यूटर ज्ञान के लिए विशेष परीक्षा शुरू की है। इसलिए कंप्यूटरीकृत कर दो, क्योंकि आप परीक्षा ले रहे हो, तो परीक्षा तो अंग्रेजी की भी हो रही है, तो फिर बैंक एग्जाम में इंग्लिश का पेपर होता है, तो फिर सभी को बोलो कि इंग्लिश ही बोलें, जाके केरल में जाके इंग्लिश बोलें, छत्तीसगढ़ में जाके इंग्लिश बोलें। ये सही है क्या? नहीं, क्योंकि कंप्यूटर का कोर्स, कंप्यूटर का एग्जाम ले रहे हैं इसलिए कंप्यूटरीकृत करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। कंप्यूटरीकृत कर रहे हैं इसलिए उनको शिक्षा दी जा रही है, उनको शिक्षा दी जा रही है इसलिए कंप्यूटरीकृत करें, ऐसा नहीं है, अदर वे अराउंड है, ये कमजोर कर रहा है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किसको आक्रामक व्यवहार माना जाता है और जिससे वक्ता की ओर सबसे अधिक प्रतिक्रिया आने की संभावना होती है? तो देखो, वक्ता के वक्तव्य देते समय व्यवधान उत्पन्न करना, ये इसका आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, चलो देखो, एक छड़ी का 3/10 भाग कीचड़ में, ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये देखो, ये 10 है ना, ये 5 है, तो आप ये मान लो कि ना टोटल जो छड़ी की लंबाई है वो 10 यूनिट है, और 10 यूनिट का 3/10 भाग, 10 का 3/10 भाग कीचड़ में है, तो कितना कीचड़ में है? 3। और 10 का ही 3/5 भाग, 5 दूना 10, 3 दूना 6, ये जल में है। तो टोटल कितना हो गया? ये 3 भाग कीचड़ में, 6 भाग जल में, तो 6 3 9, बचा कितना? 1 भाग। 1 भाग बचा है और ऊपर बचा कितना है? 5 मीटर। 1 भाग की वैल्यू 5 मीटर, तो 10 भाग की वैल्यू 50 मीटर। ऑप्शन आया आंसर नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चेक करेंगे। चलिए अब देखो, ये कोडिंग डिकोडिंग का कॉमन कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहां पे रैमन की कोडिंग ये है, दिनेश की कोडिंग ये है, तो हमाम की कोडिंग क्या होगी? ध्यान से देखना सर। रैमन, दिनेश, दिनेश, एन कॉमन दिख रहा है, एन की कोडिंग 5 है ना, और यहां भी एन की कोडिंग 5 है। मतलब क्या है कॉमन कोडिंग? मतलब हर एक लेटर की अपनी अलग कोडिंग है। आर की जैसे 1, एक की 2, एम की 3, ओ की 4, एन की 5, ऐसे ही रैंडम कोडिंग है और अलग अलग है। तो अब देखो, एच की कोडिंग क्या होगी? एच मतलब 9, ए मतलब 2, एम मतलब 3, ए मतलब 2 3, 92 32 3, 92 23 23, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18,500 को एबीसी में इस प्रकार विपरीत किया गया है कि ए को प्राप्त राशि बी से 25% अधिक है।
ए बी सी, ए को जो प्राप्त है 25% अधिक है किससे, बी से। 25% की वैल्यू 1/4, तो बी यदि 4 है तो ये 5। 20% अधिक है 1/5, 5 से 1 अधिक है ये कौन, सी से, तो सी यदि 5 है, सी यदि 5 है तो ये 6। कितना आ जाएगा सर, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, कितना आ गया 27, 10 37, टोटल 37 हुआ यूनिट। यहाँ कितना दिया है 18,500। 37, 3 पंचे 15, 5 सत्ते 35, पंचे। तो क्या पूछा है उसने, पूछा है सी को प्राप्त धनराशि 10 यूनिट है, 501 यूनिट की वैल्यू, तो 5000 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है भाई। चलिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कई लोगों को एक ही समय में दस्तावेज बनाने, प्रोजेक्ट पर नजर रखने, सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट मैथ्स का क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड। एक बालक ने एक उपकरण 2500 में क्रय किया और 500 रुपए खर्च किया उस पर, मतलब 2500 में खर्च किया और 500 रुपये और खर्च किया। 2500 में खरीदा, 500 रुपया खर्च हो गया, तो 3000 रुपये में उसका टोटल कॉस्ट पड़ा और 3300 रुपये में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ सर? 3 का किससे, 30 से इंटू 100%, 0 से 0, 3 से 3, 10% का लाभ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए, यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगा। बुद्धिमान है तभी करेगा कह रहा है, उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धिमान होना चाहिए, नहीं, बुद्धिमान है तो उत्तीर्ण करेगा, उल्टा नहीं है, उल्टा नहीं है, आंसर ये नहीं हो सकता। अगला, वह परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, बिल्कुल, वह बुद्धिमान है तो उत्तीर्ण नहीं होगा ही होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर है, बी इसका राइट आंसर है भाई। चलो नेक्स्ट, गलत पद ज्ञात करना है। देखो डिफरेंस कितना, 2 का, यहां 4 का, यहां 8, यहां 2 दूना 4 दूना 8, यहां 16 होना चाहिए लेकिन 14 है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ 16 होना चाहिए। 16 मतलब कितना हो जाए, 86, तो 16 दूना 32 होना चाहिए। अगर ये 86 होता तो 6 2 8, 8 3 11, बिल्कुल सही है। 32 दूना 64, तो ये 84 जो है ये राइट आंसर है। 84 की जगह क्या होना चाहिए, 86 होना चाहिए। रेखा L और M समांतर रेखाएं हैं, लाइंस और एंगल से एक क्वेश्चन और आया है भाई। देखो क्या कह रहा है, L M समांतर हैं, L और M समांतर हैं, एक कट कर रही है तिर्यक रेखा, तो 1 और 2 का योग, 1 और 2 का योग तो 180, तथा 5 और 6 का योग ये भी 180, क्या होगा, 180 होगा, 180 होगा, खत्म। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 180 180। चलिए नेक्स्ट, दिए गए श्रेणी में गलत पद ज्ञात कीजिए। गलत पद 7 4 11, 11 2 2, 4 4। अच्छा देखो, ये जो है श्रेणी है अभाज्य संख्याओं की श्रेणी है। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर्स की सीरीज है, लेकिन ये प्राइम नहीं है, इसकी जगह आना चाहिए 17। आंसर क्या है, 15 गलत है, आना क्या चाहिए 17। नेक्स्ट, चलो देखो मिसिंग नंबर का रिलेटेड क्वेश्चन है। हमको पता है बड़ा नंबर बनाना है, हमने बताया है बड़ा नंबर बनाते हैं तो 49 कैसे बना सकते हैं, 4 2 6 और 1 7, 7 7 49, 4 5 6 2 8, 8 8 64, मतलब इन सबको जोड़ के स्क्वायर किया है। ये किसका स्क्वायर है, 13 का, तो इन सबको जोड़ेगा 13 आना चाहिए। 5 2 7, तो यहाँ क्या हो 6, तभी तो 13 आएगा। 6 5 11 12 13, 13 का स्क्वायर, तो आंसर क्या है 6 इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट, ए बी से धनाढ्य है, ए धनाढ्य है बी से, सी ए से है, डी सी से है और ई सबसे धनाढ्य है।
यदि धनाढ्य के क्रम में बैठाया जाए तो बीच में कौन आएगा? बीच में सी आएगा। चलो नेक्स्ट, बाजार में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जियां एक दुर्लभ वस्तुएं बनते जा रही हैं, बिल्कुल दुर्लभ बन रही हैं। जो दुर्लभ होता है उसी का प्राइस ज़्यादा होता है, और जो ऐसे ही मिल रहा है उसका प्राइस नहीं होगा। तो दुर्लभ ही होते जा रही हैं, तभी तो आसमान छू रहे हैं। लोग सब्जियां नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते भाई? खा सकते हैं, ऐसा खाएंगे नहीं है क्या? बढ़ रही है प्राइस तो, और कोई नहीं खाएगा। कुछ लोग ऐसा कहता तो हो सकता है। तो कौन सा फॉलो कर रहा है? निष्कर्ष 1, आंसर ए इसका राइट आंसर है भाई। ओनली 1 फॉलोज। चलिए इतने ही जो क्वेश्चन थे अपने मैथ्स, रीजनिंग और कम्युनिकेशन स्किल के थे। उम्मीद करते हैं आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा और अच्छे से बाकी कुछ जितने भी क्वेश्चन को हमने आपके सामने डिस्क्राइब किया सब आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।